में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं कि एनसीपी ने और उसमें भी एनसीपी में दो फाड़ हो गया और उसमें से एक अजित पवार और दूसरी तरफ शरद पवार। अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार जो हैं वो दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक कर ली ऑलरेडी, और जिसके बाद शरद पवार ने ठेठ अंदाज में बता दिया है कि उन्हें चुनौती देने का दम अभी अजित पवार के पास नहीं आया है। और शरद पवार ने यह भी कहा है कि वो 83 को हों या 93 के हों, एनसीपी के अध्यक्ष वही रहेंगे। इस बीच राहुल गांधी शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। जाहिर है कि इस मुलाकात से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकलने वाला है, क्योंकि अभी ये कयास भी लग रहे थे कि शरद पवार कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अब ये कयास ही है दोस्तों कि शरद पवार कांग्रेस में वापस भी आ सकते हैं। अब पवार कांग्रेस में आए या ना आए, लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस और उनका साथ बना रहेगा। इससे पहले आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है कि वो बेंगलुरु जाने वाले हैं, क्योंकि वहां से पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई तय करनी है। लालू यादव ने 300 प्लस सीटें विपक्ष के लाने का दावा भी किया है, और यह भी कहा है कि जो भी पीएम बने उसे अपनी पत्नी के साथ पीएम हाउस में रहना चाहिए। लालू जी की ये चुनौती बीजेपी के लिए चेतावनी है, और कितनी बड़ी चेतावनी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जुबानी जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी तकरीबन? महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। पीएम के चेहरा कौन होंगे सर? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वो होंगे पीएम पर उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने पीएम जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री जी कोठे में तो क्या लगता है सर राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए, और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट करते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। तो सुन रहे थे आप, करप्शन की बात भी कर रहे हैं और पत्नी की बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी पीएम हो लेकिन उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, और कहीं न कहीं इशारा फिर से राहुल गांधी की तरफ कि वो शादी कर ले। उस दिन जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, ये कहते हुए लालू प्रसाद यादव और सीधी चुनौती कि हम विपक्षी लोग जो हैं वो 300 के पार जाएंगे, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे विपक्षी दल। आज दिल्ली में इधर राजस्थान कांग्रेस की भी बैठक हुई है, और जिसके बाद सचिन पायलट ने बता दिया कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कहीं कोई विवाद नहीं है। उनके सारे मसले जो हैं, सारे जो मामले हैं वो सुलझ गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार वहां पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान में राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर कर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस वक्त पड़ेगा, और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव।
तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ सचिन पायलट, और 2024 की तैयारियों की बात भी कर रहे हैं। और 2018 में जैसे तीनों राज्यों को, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने जीता था, वैसे ही इस बार भी उसी जीत को रिपीट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस बता रहा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट अपनी बात यहां रख रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत में आगे क्या होने वाला है, इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है। केसी वेणुगोपाल को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो सुनिए जरा केसी वेणुगोपाल। आज राजस्थान का इलेक्शन के बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग हो चुका। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट परम आदरणीय राहुल गांधी जी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट इंचार्ज, पूरा नेतागण ऑफ राजस्थान प्रसन्न हो गया। इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में वी हैव टेक important decision today. Number one, our ministers, MLAs, leaders, workers plan to take a house-to-house campaign for propagating government schemes and achievements to the people of Rajasthan. Party has decided to have a completely positive campaign from tomorrow onwards. Party decided to engage all communities, all social groups, and have interaction with them about the election manifesto and everything in coming 90 days. Party government coordination will be strengthened. "29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily." तो राजस्थान में क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस पार्टी और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसका जिक्र कर रहे थे यहाँ केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं। और इधर मध्य प्रदेश में सीधी कांड, पेशाब कांड आपको याद होगा, तो सीधी का मामला है और वहाँ बीजेपी का ये मामला जो है वो बीजेपी का पीछा छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धो लिए, जनता को भगवान बता दिया, लेकिन अभी बीजेपी को माफी मिलती दिख नहीं रही है। ये विजुअल आप देख रहे हैं पैर धोते हुए, ये वही है दशमत रावत साहब हैं जिनके ऊपर उस हैवान का नाम प्रवेश शुक्ला है, जो अभी हिरासत में है, और उसने पेशाब कर दिया था और सिगरेट पीते हुए। ये तमाम इन मसलों पे आपसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद इस पीड़ित पक्ष के इस पीड़ित इंसान को, दशमत नाम है, इनको शिवराज सिंह चौहान साहब अपने घर भोपाल बुलाए, इनका आदर सत्कार इन्होंने किया, इनके पैर धोए, इनको शॉल और श्रीफल से इनका सत्कार किया और उसके बाद इनके हाथों से एक वृक्ष, एक पौधा भी लगवाए। तो ये सब कुछ करके क्या बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान को राहत मिल जाएगी, एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लेकर के यूसीसी और अब सीधी का ये मामला जो है, इस मामले के बाद एनसीपी में फूट डालने जैसी घटनाएं बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? और बड़ा होने वाला है तो क्या बड़ा होने वाला है? आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जितने वरिष्ठ साथी हैं उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त
5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए सीधे उधर मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी सुनील शुक्ला जी और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी, और साथ में इधर दिल्ली से 2 साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर साहब हैं, जो पल पल की रिपोर्ट, क्या कुछ चल रहा था कांग्रेस में और क्या कुछ अभी चल रहा है उधर शरद पवार के यहाँ जो बैठक चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की और शरद पवार की, उस बैठक से क्या कुछ निकल के आ रहा है ज़रूर बताएंगे शकील साहब। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। तो आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और बात बहुत कुछ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए एक बड़ी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली आ गए हैं बिहार से। उन्होंने कहा ऐसा है कि जा रहा हूं हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन आते वक्त मीडिया से जो कह रहे थे उसका एक छोटा सा पार्ट आपको सुनाया। इधर शरद पवार भी आ चुके हैं अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली, और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली। उसके बाद प्रेस को संबोधित भी कर दिया और बता भी दिया 92-93 का रहूं या 52-53 का रहूं, लेकिन रहूंगा मैं ही अध्यक्ष। उम्र क्या होता है, उम्र कोई चीज़ है क्या, इन्होंने कहा है। बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरी तरफ, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फ़ायदेमंद है हालांकि ये। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंच गए इस मीटिंग के बाद, जो आप बैठक देख रहे हैं, इस बैठक के बाद उसके बाद की तस्वीर देखिए। सुप्रिया सुले भी हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, और बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच। आखिर क्या बातचीत हो रही होगी ये समझना होगा। तो दिल्ली में हलचल तेज है और उधर शिंदे साहब परेशान हैं। महाराष्ट्र में शिंदे साहब कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी नहीं जाने वाली। अब शिंदे साहब को, आखिर एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आखिर उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अपनी सफाई देने लगे कि मेरी कुर्सी नहीं जाने वाली, मैं चिपका ही रहूंगा जैसे चिपका था। लेकिन ये सियासत है, ये वो गठजोड़ जो है वो नहीं है जिसको फेविकॉल से या और किसी चीज़ से चिपका दिया जाए। ये कोई और ऐसा बंधन है जिस बंधन से आज कौन कहाँ निकल के चला जाए। इसमें ये दोनों उसके उदाहरण हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे साहब और दूसरी तरफ अजीत पवार साहब। ये दोनों आगे कहाँ रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इसीलिए हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके बीच अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है एक बृहद पैमाने पे कि देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? 3 बड़े नेता, 3 में से 2 लालू यादव और शरद पवार तो यही हैं, और यहाँ कांग्रेस तो है ही। कल कुछ और देख लें, कल कुछ और हो जाए। एक बात और, जब शकील अख्तर साहब के पास आऊँगा तब वो बताएंगे कि आज राहुल गांधी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जो अब कल शायद कर दिया गया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की कल होगी। तो आखिर राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहने वाले हैं ये भी कल पता चलेगा। यानी कल का दिन कुछ तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच 4 राज्यों के दौरे पे हैं। 36 घंटे में वो 5 सभाएं करेंगे, जनसभाएं। 4 में से 3 राज्य जो है वो चुनावी राज्य हैं और 1 राज्य उत्तर प्रदेश है। ये जानकारी के लिए दे रहा हूं जी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर गैर भाजपा राजनीतिक दलों में एकता हो रही है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद वह एकजुट होने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अगर सरकार के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल है वह दिन प्रतिदिन और सघन होता जा रहा है। राजस्थान में जहां पे कांग्रेस को यह बताया जा रहा था कि यह एक टूटी फूटी और बिखराव वाली पार्टी है, वहां पार्टी अपने आप को एकताबद्ध रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। जो पटना में जो लोग मिले हुए थे, जितने राजनीतिक दल मिले थे, उन राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। अगर विपक्षी दल, जो अगर एक सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में इस देश में है, वो यह है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के बिखराव को रोका जाए। और उस बिखराव को रोकने की जो कोशिशें शुरू हुई हैं
वह कोशिशें अगर गंभीर होती जा रही हैं तो यह निश्चित रूप से देश की सियासत में एक बदलाव का संकेत देती है। अगर तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शर्मिला जी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होती हैं तो यह एक बदलाव का संकेत है और विपक्षी पार्टियों के मजबूत होने का संकेत है। अगर तमाम अटकलों के बाद अगर जयंत चौधरी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बेंगलोर में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और विपक्षी एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है तो यह बदलाव का संकेत है और सरकार के तमाम कोशिशों के डराने, धमकाने, लालच देने, प्रलोभन देने के इन तौर तरीकों के बावजूद भी अगर विपक्ष टस-मस नहीं हो रहा है तो यह बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक जो रायता फैलाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र में और ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें शरद पवार की भूमिका है, गोया कि शरद पवार को भी डिस्क्रेडिट करना, विपक्षी एकता को डिस्क्रेडिट करना और राज्य में महाविकास आघाड़ी को भी डिस्क्रेडिट करना कि जो कोशिश थी अगर उसका पर्दाफाश हो गया कि यह नहीं, जो लोग एनसीपी से टूट के गए हैं उसमें शरद पवार की भूमिका नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका है, तो अगर यह बात लोगों के सामने आई है इसका मतलब कि देश की सियासत में बड़ा होने वाला है। जरूरत इसी बात की है कि विपक्षी दल एक साथ हों, विपक्षी दल तमाम डर भय के बावजूद एक साथ हों और वह भारतीय जनता पार्टी का मिलजुल करके मुकाबला करें। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को एक छत के नीचे लाया, उनको एक साथ रहने का संदेश दिया, उस लोगों के बीच में जाकर के एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं तो ये एक अच्छे संकेत है। यह वही संकेत है जो कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिला था। वह यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और अपने आप को जनता के सामने एक संगठित समूह के रूप में, एक दल समूह के रूप में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा भी मानना यह है कि जो अन्य बातें, अन्य तरह के विमर्श फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अखिलेश यादव की मुलाकात के सीआर से, उसको एक अलग तरह से बताने का प्रयास किया गया कि अखिलेश यादव की भूमिका क्या होने जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जितना ही प्रयास किए जाएंगे विपक्षी दलों के एकता के प्रयास को अविश्वसनीय बनाने की, मुझे लगता है कि यह प्रयास और गंभीर होंगे और लोगों के बीच में उसका विश्वास और बढ़ेगा। लालू यादव जैसे लोग अगर मतलब 2 दिन पहले सीबीआई की चार्जशीट आप दाखिल कर दे उस परिवार को डराने के लिए, लोगों के बीच उनको विश्वसनीय बनाने के लिए, तो यह और उसके बावजूद वह पूरा का पूरा आरजेडी सरकार के खिलाफ उतनी ही आक्रामक हो, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए वो संकल्पबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लोगों के सामने यह बात सामने आ गई है कि सत्तारूढ़ दल इन राजनीतिक दलों का मुकाबला राजनीतिक तौर से नहीं बल्कि पार्टियों को तोड़ करके, विधायकों को खरीद करके, उनको लालच प्रलोभन दे करके, जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें तोड़ फोड़ करके एक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। गोया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस होने का जो दावा कर रही थी, यह बात भी लोगों के सामने एकदम बेनकाब हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अविश्वसनीयता बढ़ी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नेंस की विफलताएं लोगों के सामने हैं, महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लोगों के बीच में जा रहा है, जो जनहित कल्याण की बात कहकर सरकार अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी, अगर उनको विपक्षी दल बेनकाब करने में कामयाब है तो निश्चित रूप से देश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। देश की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, आज इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। अलग अलग पहलुओं को सामने रखते हुए शरद पवार भी दिल्ली में हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस खेमा जो है वो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। आज सीधी कांड के बाद सीधी से वहाँ पीड़ित पक्ष के जो पीड़ित है उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान बुलवा लिए भोपाल और बुला करके पैर धुलवा रहे थे। पैर धुल जाने से क्या सारे पाप धुल जाएंगे? क्या पैर धुल जाने से 47 एसटी सीटें जो हैं वो बीजेपी की खाते में आ जाएंगी? एक बड़ा सवाल है।
इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के ज़रिए, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ जो कुछ चल रहा है और वहाँ के अलावा महाराष्ट्र पर भी आपकी नज़रें टिकी हुई हैं ही और दिल्ली में भी आप देख ही रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूँ किस रूप में आप देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, पहली बात तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आजादी के इतने साल भी, अमृत काल में भी ऐसे वीडियो हमें वायरल हो रहे हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी कि इस देश में किसी व्यक्ति के सिर पर कोई व्यक्ति लघु शंका करे और बाद में लीपापोती की जाए। सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई। अब भले ही मुख्यमंत्री पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुला लें और दोषी को गिरफ्तार करवा दें, उसका घर तोड़वा दें, उसको एनएसए लगा दें उसके ऊपर, लेकिन इससे क्या ये पाप धुलेगा? जो कलंक मध्य प्रदेश के ऊपर लगा है, मानवीयता के ऊपर लगा, मैं कहूँगा मध्य प्रदेश या देश के ऊपर लगा ये कलंक, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर इससे घृणित कार्य क्या होगा, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब दुख की बात यह है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया पीड़ित व्यक्ति को, उसके पांव पखारे और कहा कि मेरा मन दर्द और पीड़ा से भर गया है, मैंने यहाँ बुलाया है, मेरे मन में बहुत वेदना है, मेरे मन में तकलीफ है, अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी है, मैं अंतरात्मा को मानता हूँ, गरीब हमारे लिए पूज्य हैं, गरीब का अपमान सबका अपमान है। बहुत भावुक बातें मानी मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन दोषी पर क्या कार्रवाई हो रही है आगे, और दोषी को प्रश्रय देने वाले विधायक पर क्या कार्रवाई हो रही है। राजीव जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति जिसने ये घृणित कार्य किया, ये कोई उसकी पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष उस एमएलए के प्रतिनिधि ने, कुछ पत्रकार जो वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने जब एमएलए के घोटालों का भंडाफोड़ किया और ये खबरें छापी कि एमएलए महोदय आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं और झूठे दस्तावेज बनाकर जमीनें हड़पी जा रही हैं, तब एमएलए के इसी प्रतिनिधि ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और 6 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। सीधी कांड वो भी है, आपको याद होगा। वो 6 पत्रकार जिसमें रंगकर्मी भी थे, उन्हें न केवल उनके साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, बल्कि रात भर उन्हें केवल अंतर्वस्त्र में, एक लंगोट जैसी या अंडरवियर में ही रखा गया और रात भर उन्हें थाने में रखा गया था इस तरह, और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया था। आप जानते हैं कि सीधी एक छोटा सा शहर है, वहां इस तरह के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो उस विधायक का कितना खौफ हुआ होगा। बाद में कानूनी दबाव के बाद, बड़े शहरों के और कुछ और पत्रकारों के दबाव के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन इससे भी विधायक के गुर्गे ने सबक नहीं सीखा और ये कांड आगे भी बढ़ा। अब मुख्यमंत्री जी बहुत लीपापोती कर रहे हैं, और मजेदार बात है कि जब एक तरह से जो पीड़ित व्यक्ति, उसे किडनैप करके ही ले जाया गया था भोपाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान होती रही कि मेरा पति कहाँ गया। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, बार बार वो पीड़ित था, जो पीड़ित व्यक्ति, उसने भी सीएम से कहा कि माननीय महोदय, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी पत्नी को फोन लगाया, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। इस पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, आप तो मेरे पति को घर भेज दीजिए, हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, हमको बहुत चिंता हो रही है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि विरोधी पार्टी के नेता भी पीड़ित व्यक्ति के पीछे थे और उसे ले जाने की बात कर रहे थे। दूसरी बात यह कि जब जो दोषी व्यक्ति है, उसने पीड़ित की तरफ से एक एफआईआर बनवा ली थी, एक एफिडेविट बनवा लिया था। एफआईआर की वापसी के लिए उसने कहा कि देखिए, जो मेरे खिलाफ एफआईआर है गलत है, ये एफिडेविट है उसी व्यक्ति का। लेकिन सवाल ये कि जो बात वीडियो में आई है वो कैसे झूठी हो सकती है। यह मध्य प्रदेश के चेहरे पे कलंक है, देश के चेहरे पे कलंक है, मानवता के नाम पर कलंक है कि आजादी के अमृत वर्ष में ऐसी वारदातें हो रही हैं।
अब जो लीपापोती हो रही है उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल कुछ इस तरह के 22% वोटर मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के हैं। ये लोग तय करते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बने, और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इतनी वोटें इतनी सारी किसी एक तरफ जाए तो निश्चित है सरकार बहुत तेजी से सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है। आदिवासी मतदाता एसटी मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा वर्ग है ये। तो दोनों ही वर्ग इसे दोनों ही पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने के लिए लगी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जी रोज नई नई घोषणाएं करते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें नया नया ये योजना बनाया है, ये योजना बनाई है, और अभी 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। वो भी एक इवेंट है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ शर्मिंदगी वाली बात है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम अगर इस तरह आए तो न मानवता उसमें सम्मानित होती है, न देश सम्मानित होता है। दुख की बात है कि दोषी व्यक्ति को प्रश्रय देने वाले के खिलाफ न तो गृह मंत्री ने कोई बात कही है, न मुख्यमंत्री ने कोई बात कही। अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को जो प्रश्रय दे रहा था हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, हम उसकी भी जांच करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में हमारी पार्टी का टिकट नहीं देंगे, ऐसा अगर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कोई नेता बोलते तो कोई बात थी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनाव में फिर इसी अपराधी व्यक्ति को, इस दोषी व्यक्ति को जो गलत लोगों को प्रश्रय देता है, टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन चिंता बीजेपी को अब यह है कि 11 तारीख से 15 तारीख तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है और उस सत्र के लिए कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों में जितने सदस्य उन्होंने कमर कस ली कि इस मुद्दे को जम के उठाएंगे और मानवीयता को शर्मसार करने वाली वारदात भविष्य में कहीं भी कभी भी करना तो दूर कोई करने की सोचे भी नहीं, ऐसी कोशिश होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही। आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी और सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, हम लिख रहे हैं देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। जुलाई का महीना है और आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए हैं, शरद पवार भी दिल्ली आए हैं। शरद पवार जो हैं वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, कर लिए बैठक, और बैठक के में उन्होंने कह दिया उसके बाद कि 93 का रहूं या 53 का रहूं, 92 का रहूं या 52 का रहूं, राजनीति करता रहूंगा आजीवन और मैं रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात अपने भतीजे को उन्होंने कही है। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात उधर लालू प्रसाद यादव ने भी कही कि मैं अभी अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली से आने के बाद फिर जाऊंगा बेंगलुरु। 17 और 18 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि 300 सीटें विपक्ष कैसे लेके आ रहा है और उसके बाद उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। हालांकि वो ये भी कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी को शादी करने और दूल्हा बनने की बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आवास में पत्नी के साथ रहना चाहिए और आप समझ सकते हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी बहुत जो बातें चल रही हैं, लेकिन इससे इतर जब शरद पवार ने अपनी बैठक पूरी कर ली तो राहुल गांधी शरद पवार के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और यहाँ से पिक्चर में जो ट्विस्ट है उसकी शुरुआत होती है। जो आगे का जो चैप्टर है वो आपके ज़रिए समझना चाहते हैं हम कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और जोड़ दूं, ये सब रिपीट कर रहा हूं कि शिंदे कह रहे हैं बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।